Right guys, so let us start on with the revision of the Indian Partnership Act 1932. यहाँ पे भी तीनों यूनिट का साथ में रिविजन करेंगे. फर्स्ट कम टू द फर्स्ट यूनिट, राइट, विच इज जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. देखो यहाँ पे सबसे पहले वी अंडरस्टूड द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द बेसिक बैकबोन ऑफ द पार्टनरशिप लॉ. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. देखो पार्टनरशिप को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के कंपोनेंट्स हमने देखे. यहाँ पे दे आर सेइंग दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. ये रिलेशन किस नेचर का है? कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का रिलेशनशिप है. पार्टनर्स अपने बीच में वॉलंटरीली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. देन दे आर सेइंग बिटवीन पर्सन्स. तो देखो पार्टनरशिप है तो एटलीस्ट 2 जन चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए. मैक्सिमम कितने जन हो सकते हैं? 50 पीपल. सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई 50 पीपल से ऊपर की पार्टनरशिप नहीं हो सकती है. बेसिक ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? टू कम टुगेदर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस. मतलब कोई कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए और इस कमर्शियल एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक्विजिशन ऑफ गेन्स, और ये गेन्स को इनको अपने बीच में बांटना है. हर एक पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट. एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल. मतलब सारे पार्टनर्स के पास ये हक रहेगा कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. और हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो फर्म के बेसिस पे डिसीजन ले ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स इन द फर्म. दिस इज हाउ द पार्टनरशिप वाज डिवॉल्व. पार्टनर्स हम किसको बोलेंगे? दोज पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर, राइट. दीज पर्सन्स विल बी नोन एज पार्टनर. फर्म किसको बोलेंगे? द नेम विथ विच, राइट, अ कॉमन नेम विथ विच दीज पार्टनर्स आर रिप्रेजेंटेड. बट एक चीज याद रखनी है कि फर्म का लॉ के नजर में कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है. फर्म इज बेसिकली कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय दी पार्टनर्स. तो जैसे कि कंपनी के केस में कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है. कलेक्टिवली दी पार्टनर्स आर नोन एज दी फर्म. तो ये डेफिनेशन के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने देखे, राइट. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 or more person. तो दिस एसोसिएशन ऑफ 2 or more person will constitute partnership. बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं है. द पार्टनर्स कलेक्टिवली आर नोन एज फर्म. पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है बिकॉज पार्टनरशिप अराइजेज आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. एंड अगर माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अप इनिशियो. बट सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे कि अंडर सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट सारे पार्टनर्स के कंसेंट के द्वारा एक माइनर को आप बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विच कैन बी देयर इज 50, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने लिमिट किया है. और एक चीज हमने यहाँ पे समझी थी कि भाई पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या 2 पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं है. देन अग्रीमेंट की बात करेंगे. इनके बीच में जो पार्टनरशिप अराइज होता है इट अराइजेज आउट ऑफ एन अग्रीमेंट. अब ये जो अग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. ये अग्रीमेंट ये लोग वॉलंटरीली बनाते हैं अपने बीच में. कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का अग्रीमेंट होता है और ये अग्रीमेंट डिफाइन करता है उनके बीच के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज. फिर जो बेसिक पर्पस होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्मेशन का वो इज टू शेयर दी प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस. तो अगर कुछ लोग मिलके एक नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, क्या वो फॉर्म कर पाएंगे? आंसर इज नो, बिकॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस. देन देर शुड बी एन अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट. मतलब ये मैंडेटरी है कि हर एक पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलना
चाहिए। लॉस का हिस्सा हर एक पार्टनर को मिले कि ना मिले दैट इज इररेलेवेंट, बिकॉज देयर कैन बी पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, बट प्रॉफिट का हिस्सा हर एक को मिले दैट इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, शेयरिंग ऑफ लॉसेज इज नॉट। वन और मोर पार्टनर्स में अग्री दैट दे विल बेयर द लॉस, द अदर्स विल नॉट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, देखो पार्टनरशिप है कि नहीं है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। क्या कंक्लूसिव एविडेंस है? द म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन दी पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या कि एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस डिसीजंस ले और उन बिजनेस डिसीजंस के द्वारा वो सारे पार्टनर्स को बाइंड करे। बट ये जो बिजनेस डिसीजन होना चाहिए जो ले रहा है, इट शुड बी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, ABC पार्टनर्स है, C चाइना जाता है और 50 लाख के टीवी खरीद के आता है। पार्टनरशिप फर्म का क्या बिजनेस है? टीवी बेचने का। विल दिस ट्रांजैक्शन बी बाइंडिंग ऑन द फर्म? यस, बिकॉज टीवी का खरीद बेच करना इज इन द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। बट ये पार्टनर चाइना से 50 लाख के टी शर्ट्स भी खरीद के लेकर आते हैं, बोलते हैं मोबाइल तो बेचते हैं अब टी शर्ट्स भी बेचेंगे। क्या ये टी शर्ट वाला ट्रांजैक्शन फर्म के ऊपर बाइंडिंग है? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। So ये जो carrying on business carried on by all or any of them acting for all is the cardinal principle of the partnership law, right? Because इसी के basis पे partnership law का आधार बनाया गया है, right? But ये जो decision होना चाहिए it should be in the normal course of conduct of the business. देन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो हमने 3 एलिमेंट की बात की थी। अग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, एंड द प्रॉफिट देन the business should be carried on by all or any of them acting for all. अग्रीमेंट की क्यों जरूरत है? बिकॉज पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का लेट्स से रिलेशनशिप है और कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा अराइज होता है? अग्रीमेंट के द्वारा। इट डज नॉट अराइज आउट ऑफ स्टेटस। तो फादर सन या हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बाय वर्किंग टुगेदर डू दे बिकम पार्टनर्स? नो, देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। इट डज नॉट अराइज आउट ऑफ स्टेटस। स्टेटस से क्या अराइज होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जहां पे हर एक फैमिली मेंबर को बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ गेट्स एन इंटरेस्ट इन द फैमिली बिजनेस। फिर हमने बात की थी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की। हमने बोला कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, बट इट इज नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, बिकॉज हमने काफी ऐसे सिनेरियोज देखे थे जहां पे लोगों के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स था बट फिर भी हम उनको पार्टनर्स नहीं बोल सकते थे। हमने काफी एग्जाम्पल्स लिए थे। फॉर एग्जाम्पल को ओनर्स, मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी रेंट पे लगा दी, जो रेंट इनकम आ रहा है हम दोनों एक दूसरे के बीच में बांट रहे हैं। डज दिस मीन दैट वी आर पार्टनर्स? आंसर इज नो। मैं उसको पूछे बिना टेनेंट को हटा नहीं सकता, वो मेरे को पूछे बिना टेनेंट को हटा नहीं सकता। मैं उसको पूछे बिना प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, वो मेरे को पूछे बिना प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। तो म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट एब्सेंट है, दैट इज व्हाई देयर इज नो पार्टनरशिप। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया था कि मैंने कुछ पैसा बोरो किया किसी से। जब पैसा बोरो किया उसने मेरे से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया बट बोला कि तुम्हारे प्रॉफिट का 20% मेरे को देना, तो मैं उसके साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं। बट डज ही बिकम माय पार्टनर? नो, ही इज अ मनी लेंडर। ही कैन नॉट बाइंड मी बाय हिज डिसीजंस, आई कैन नॉट बाइंड हिम बाय माय डिसीजंस। ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म में एक मैनेजर को अपॉइंट किया। अभी मैनेजर तो बिजनेस डिसीजंस लेगा, काम करेगा, और उसका जो रेम्यूनरेशन था वो किस तरह से डिसाइड हुआ कि 50,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी और 10% प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। Only by virtue of getting a percentage share in profit does he become the partner? No, because he does not have the authority to bind the other partners in the firm. फिर हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई कभी अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है
तो उसकी विडो या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास राइट होता है ना आइदर 6% ऑन द अमाउंट ड्यू और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम बहुत बार उनके साथ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर करते हैं, बट जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ शेयरिंग ई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट डज दैट पर्सन बिकम ए पार्टनर? नो, बिकॉज वहां पे म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट एब्सेंट रहता है। So what would constitute a partnership? Partnership will be constituted only when there is mutual agency. Sharing of profit तो होना ही चाहिए, बट साथ में म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट भी होना चाहिए। जब ये साथ में को एग्जिस्ट करेंगे तभी हम मानेंगे कि पार्टनरशिप है। फिर हमने काफी डिफरेंसेस देखे थे कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, राइट। पार्टनर्स आर ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, बट शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द अदर शेयर होल्डर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, बट शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेस्ड ऑन कंपनीज डिसीजन टू पे डिविडेंड्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, पार्टनरशिप के केस में हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, दे आर पर्सनली लायबल। कंपनी के केस में हम देखेंगे कि अगर लिमिटेड कंपनी है द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। गारंटी कंपनी है तो जितना उन्होंने गारंटी किया है उतनी उसकी लायबिलिटी ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, बट अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है जहां पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी क्या फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी? नहीं, उसको क्या मानेंगे? जॉइंट एस्टेट और कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। बट एक कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर कौन होता है? द कंपनी इटसेल्फ, बिकॉज कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पार्टनरशिप फर्म में अगर आपको अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो आपको बाकी पार्टनर्स का कॉन्सेंट चाहिए। एक कंपनी में अगर आपको अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में तो आप कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बट प्राइवेट या उस तरह की कंपनी में सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स। Management, all the partners are supposed to manage the business unless there are active and sleeping partners. But in case of company, the board of directors is entrusted with the management. Shareholders do not manage the company. रजिस्ट्रेशन, हमें पता है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी के साथ मैंडेटरी है। वाइंडिंग अप कभी भी कर सकते हैं, बट कंपनी का जन्म अगर प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा हुआ है तो खत्म भी प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा होगा। मतलब एनसीएलटी या ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी या रजिस्ट्रार के द्वारा उसका नाम स्टक ऑफ किया जाएगा। पार्टनरशिप के केस में मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50। कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी का कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट कंपनी का 200, बट 1 मेंबर कंपनी का 1% कंपनी में 1 मेंबर भी हो सकता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, ऊपर का लिमिट कुछ भी नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अभी पार्टनरशिप डिपेंड करता है कितने समय के लिए बनाया है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप एट विल है, बट कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनरशिप और क्लब के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव है जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, वेयरएज क्लब का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। पार्टनर्स आर द एजेंट बट द मेंबर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ द क्लब। जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स को बिलोंग करती है, बट क्लब की प्रॉपर्टी मेंबर्स को बिलोंग नहीं करती, राइट। पार्टनरशिप के केस में चेंज इन पार्टनर्स विल अफेक्ट हिज एग्जिस्टेंस, बट मेंबर के आने जाने से क्लब के कंटिन्यूटी पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता। पार्टनरशिप और एचयूएफ में डिफरेंट, पार्टनरशिप का जन्म होता है अग्रीमेंट के द्वारा, एचयूएफ का जन्म होता है बाय स्टेटस, राइट। बाय बर्थ यू बिकम अ मेंबर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। डेथ होने पे जनरल रूल बोलता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, बट किसी को पार्टनरी के डेथ होने से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कंटिन्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता।
पार्टनरशिप फर्म में अनलेस अदरवाइज अग्रीड ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बट एचयूएफ के केस में कर्ता ऑफ द एचयूएफ विल टेक द बिजनेस डिसीजंस। फिर अथॉरिटी टू बाइंड, एवरी पार्टनर कैन बाइंड, बट इस केस में कर्ता इज द मैनेजर हु हैज द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन। पार्टनरशिप के केस में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, एचयूएफ के केस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, वेयर एज जो को पार्टनरीज है उनके एक्सटेंट ऑफ शेयर तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। Then calling for accounts in case of dissolution, तो partners can call for accounts, but HUF के केस में members are not entitled to call for accounts। फिर गवर्नमेंट लॉ, यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे हिंदू लॉ के द्वारा ये गवर्न होता है। माइनर की कैपेसिटी, पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता ऑल्दो ही कैन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। HUF में माइनर मेंबर बन सकता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बर्थ। कंटिन्यूटी, डेथ होने से या इंसॉल्वेंसी होने से मे बी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, बट मेंबर्स के आने जाने से एचयूएफ का जो गोइंग कंसर्न होता है वो इम्पैक्टेड नहीं होता। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, 50, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एचयूएफ का कोई लिमिट नहीं है। शेयर ऑन पार्टनरशिप कैसे डिफाइंड होता है, बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट बताता है कि किसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। एचयूएफ में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, नए मेंबर्स के आने से एग्जिस्टिंग मेंबर्स का शेयर कम हो जाता है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के जाने से बाकी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनका शेयर इंक्रीज हो जाता है। एचयूएफ में फीमेल मेंबर्स भी हो सकते हैं और एल्डेस्ट फीमेल मेंबर को कर्ता भी बना सकते हैं। फिर पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप इज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, को ओनरशिप कैन बी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैन बी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब लेट्स से इफ अ फादर डाइज, उसके 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों में उसकी प्रॉपर्टी को ओनरशिप हो जाएगी। पार्टनरशिप के केस में इम्प्लाइड एजेंसी है बिकॉज यहां पे म्यूचुअल एजेंसी ऑपरेट करता है, को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता। को ओनर्स में दे नॉट नेसेसरीली दैट दे शेयर प्रॉफिट्स, बट पार्टनरशिप के केस में देयर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हर एक का बिजनेस डिसीजन दूसरे को इम्पैक्ट करेगा। अभी को ओनरशिप में अगर आप अपना हिस्सा किसी को ट्रांसफर करना चाहो तो किसी को पूछे बिना कर सकते हो, लेट्स से किसी को पूछे बिना कर सकते हो, बट पार्टनरशिप के केस में इफ यू वांट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, एक में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, दूसरे में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज एसोसिएशन यूजुअली नॉन प्रॉफिटेबल पर्पसेस के लिए क्रिएट होते हैं। फिर हम लोग काइंड ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। हमने देखा 2 टाइप का होता है, एक पार्टनरशिप एट विल, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप विल बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब 3 साल के लिए, और पर्टिकुलर वेंचर के एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे, बेच देंगे, पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप एट विल में राइट, देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर विच द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड। कोई भी पार्टनर चाहे उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है बाय सर्विंग अ नोटिस इन राइटिंग ऑन द अदर पार्टनर्स इन द फर्म। बट फिक्स पीरियड की जो पार्टनरशिप होती है राइट, अगर उस पार्टनरशिप को खत्म करना है आइदर तो म्यूचुअल कंसेंट चाहिए या ऑटोमेटिकली वो एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड में खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो वो वेंचर के खत्म होने पे वो कंप्लीट होगी, या म्यूचुअली अगर पार्टनर्स एग्री करेंगे तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। फिर हमने पार्टनरशिप डीड की बात की थी। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। ये अग्रीमेंट क्या डिफाइन करता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन दी पार्टनर्स देमसेल्फ एंड दी पार्टनर इन दी फर्म। फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड के कुछ क्लॉजेज हमने देखे, बहुत लॉजिकल है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्लॉजेज रहेंगे, जो फर्म है उसका नाम रहेगा, सारे पार्टनर्स के नाम रहेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट रिलेटेड क्लॉजेस रहेंगे।
देन टाइप्स ऑफ पार्टनर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन है? द पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दिस पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स इन द फर्म। अगर एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो उसे उसके रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस देनी जरूरी है। अगर वो अपने रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं देता है, राइट, अगर वो अपने रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो रिटायरमेंट के बाद के भी फर्म के एक्ट्स के लिए वो लायबल रहेगा। स्लीपिंग पार्टनर कौन है? somebody who does not actively participates in the conduct of the business. He shares profit and losses. He is liable, but he does not take part in the conduct of the business. नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर मतलब ही इज अ कैटेगरी ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब वो अपना नाम फर्म को लेंड करता है, दुनिया को ऐसा लगता है कि वो फर्म में पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो फर्म में पार्टनर नहीं होता, वो कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, उसको कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता। बट सिंस उसने दुनिया को बताया हुआ है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि वो पार्टनर है, इस वजह से फर्म की लायबिलिटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। देन जरूरत नहीं है, ही सी नॉमिनल पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर एट ऑल। मैंने एग्जांपल दिया था ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म लेट्स से शुरू की। अमिताभ बच्चन वहां पे एक्टिवली लोगों को दिखता था, वो लोगों को बोलता था हमारा ही बिजनेस है। एक्चुअल में ही वॉज नॉट अ पार्टनर, बट ही रिप्रेजेंटेड इन अ वे, ही लेंड हिज नेम टू द फर्म। तो लोग तो अमिताभ बच्चन के गुडविल पे काम कर रहे हैं ना, बट लोगों को थोड़ी ना पता है कि वो पार्टनर नहीं है, लोगों को तो वही लग रहा है कि ही इज अ पार्टनर। उस वजह से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी देन अमिताभ बच्चन विल बी लायबल, राइट। तो इसीलिए तो मैंने बोला ही इज इन द कैटेगरी ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सिंस ही हैज लेंट हिज नेम, he has made people believe that he is a partner. So since he has made people believe that he is a partner, he will be liable for the acts of the firm. He will not share profit, he will not invest capital, nothing, only he is liable, that's it. Because लोगों ने उस बिलीफ पे फर्म के साथ काम किया कि वो पार्टनर है। देन पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब वो लोग जो अग्री करते हैं कि वो खाली प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनकमिंग पार्टनर मतलब वो आदमी जो एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एडमिट होता है, दैट इज नोन एज इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मतलब एक एग्जिस्टिंग फर्म से जो आदमी छोड़ के चला जाता है, दैट इज नोन एज एन आउटगोइंग पार्टनर। अगर ये आउटगोइंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो उसे अपने रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस देनी होगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का हमने एग्जांपल किया था, याद है, राइट। ही इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर इन दी फर्म, राइट। दो कंडीशन में वो पार्टनर बनता है, कौन सी दो कंडीशन? ही नोइंगली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, मतलब वो खुद से बोलता है दूसरों को कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, या दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करने में लेट्स से डिनाई नहीं करता है, दूसरे किसी ने मेरे को बोला कि ये मेरे साथ पार्टनर है, आई डिड नॉट रिफ्यूज, मतलब नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ partner. He becomes liable for the acts of the firm in relation to the person to whom the representation has been made. ये याद रखना, in relation to the person to whom the representation has been made, मतलब सारी दुनिया के लिए वो liable नहीं है। जिनको ये पता है, जिनको ये बिलीव कराया गया है कि ये पार्टनर है, उन्हीं के प्रति उसकी liability है। हमने इसमें केसेस किए थे, देखो केस 1, A is the seller of LED TV, C is the customer, F is friend of A। किसका फ्रेंड है? A का फ्रेंड है। A देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, C wants to buy 500 LED TVs from A at 20 per TV. Second sequence of activity, C asked what will be the treatment of defective. A ने जवाब नहीं दिया, जवाब किसने दिया? F ने। क्या F उसका पार्टनर है? नहीं है, फ्रेंड। एफ ने क्या बोला? इन केस ऑफ डिफेक्टिव टीवीज फुल मनी विल बी रिफंडेड। एफ विल बिकम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड ही विल बी लायबल टू सी फॉर डिफेक्ट्स बिकॉज ही इज नोइंगली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज इफ ही इज ए पार्टनर। सेकेंड एग्जाम्पल, इसी का कंटिन्यूएशन, एक्स हु हैड परचेज टीवीज फ्रॉम ए, ये ट्रांजैक्शन में एक्स नहीं है, ये ट्रांजैक्शन में सी है।
X who had purchased TV from A also wants to claim defective from the friend. Is F liable to X? No. Why? Because F will be liable only to C, जिसको उसने representation दिया. सारी दुनिया के प्रति उसकी liability नहीं है. No liable to the person to whom the representation was made. Case 2A, again the seller A wants to purchase LED TV, S is the seller. F is friend of A and he is known to S. तो देखो यहाँ पे A wants to buy 500 LED TV on credit, S से credit में लेना है. S तो A को जानता नहीं है. तो A tells Mr. S who is the seller that F is his partner. F को क्या बना दिया? पार्टनर. F क्या सच में पार्टनर है? नहीं. राइट यहाँ पे फिर क्या? F knowingly permitted, F does not refuse. F चुप रहा, उसने रिफ्यूज नहीं किया. मतलब F इसकी बात को सच है वैसा एक्नॉलेज कर रहा है. F knowingly permitted himself to be represented. In this case F will become partner by estoppel. F will be liable to S if A does not make the payment. क्लियर है? जब आप किसी को एक्टिवली रिप्रेजेंट करते हो या जब आप किसी को अलाउ करते हो एज पार्टनर आपको रिप्रेजेंट करे, इन दोनों ही केसेस में जिसके प्रति ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है उसके प्रति आपकी लायबिलिटी बन जाएगी. एक्चुअल में आप पार्टनर नहीं हो बट आपके कंडक्ट के द्वारा आप पार्टनर बन गए हो. एब्सोल्युटली क्लियर? राइट. सो ही इज नॉट लायबल फॉर एनी लॉसेस. राइट. अगर कोई प्रॉफिट क्लेम करना है तो वो प्रॉफिट का क्लेम करेगा. लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट तो नहीं होता ना. अगर कोई प्रॉफिट क्लेम करना है बाहर वालों से तो वो प्रॉफिट क्लेम करेगा बट उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी. राइट. ही विल नॉट बी लायबल. ही कैन क्लेम प्रॉफिट्स इफ दोज अक्रू टू द फर्म. Come to the next unit, unit 2, which is relationship of partner. यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स जिन लोगों ने म्यूचुअली अग्री किया है कि साथ में मिलकर काम करेंगे. तो आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो पार्टनरशिप करोगे नहीं. जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, उसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे. और जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सब अपनी मेहनत लगाए और फर्म के बिजनेस को प्रमोट करे. तो पार्टनर्स की जनरल ड्यूटी क्या होती है? एक्ट इन द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, बी जस्ट एंड फेथफुल एंड रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन. मतलब प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से पार्टनर्स एक दूसरे के साथ काम करे. कैसे उनको एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, उनकी जनरल ड्यूटीज क्या है? टू एक्ट इन द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, बी जस्ट एंड फेथफुल एंड रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द पार्टनरशिप फर्म. फिर हमने देखा ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड. मतलब किसी एक पार्टनर के फ्रॉड्यूलेंट एक्ट से अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो बाकी पार्टनर्स के पास ये राइट है कि उस फ्रॉड्यूलेंट पार्टनर से लॉस का भुगतान क्लेम करे. डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर. सो बेसिकली जो पार्टनर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज को एस्टैब्लिश करता है. राइट. यहाँ पे ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है अगर ये चाहे तो वो चेंज भी कर सकते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. फिर यहाँ पे हमने ये भी डील किया, बाद में भी डील करेंगे कि पार्टनर्स में अग्री बिटवीन देमसेल्व्स दैट वो लोग फर्म के बिजनेस को छोड़ के और कोई बिजनेस नहीं करेंगे. दे विल डिवोट देयर एंटायर टाइम टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ द फर्म. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम डूइंग अ वैलिड ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और ट्रेड. हमें पता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड. बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट किया गया पार्टनरशिप एक्ट के अंदर. बोला कि अगर सारे पार्टनर्स मिलकर अग्री कर रहे हैं कि वो पार्टनरशिप के बिजनेस को छोड़ के और कोई बिजनेस नहीं करेंगे, इस अग्रीमेंट को हम रिस्ट्रेन इन ट्रेड नहीं मानेंगे. दिस अग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड.
देन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो देखो हमने क्या देखा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, दे हैव टू अटेंड द ड्यूटी डिलीजेंटली। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है रिलेटिंग टू अ सर्टेन मैटर, अगर ये ऑर्डिनरी मैटर है विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, मेजॉरिटी रूल के द्वारा। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स जिस तरह से वोट करेंगे उस तरह से डिसीजन होगा। पर अगर ये डिसएग्रीमेंट है रिलेटिंग टू द चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, वहां पे क्या चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बिना नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज नहीं हो सकता है। सारे पार्टनर्स फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब दिस राइट इज को एक्सटेंसिव, साथ में एग्जिस्ट करता है। अगर किसी पार्टनर को बाकी पार्टनर्स मिलके रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो पार्टनर क्या करेगा, वो पार्टनर कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर लेकर आएगा, जहां पे कोर्ट बाकी पार्टनर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये भी तुम्हारा पार्टनर है, इसके पास भी राइट है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। पर बहुत बार पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि समझो 5 पार्टनर है, बाय अग्रीमेंट उन्होंने तय कर लिया कि 2 पार्टनर एक्टिव रहेंगे, 3 पार्टनर स्लीपिंग। इन दैट केस ओनली द एक्टिव पार्टनर्स विल टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। स्लीपिंग पार्टनर्स डू नॉट हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर ऐसा बोलता है कि मेरे को बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, तो कोर्ट नॉर्मली उनकी बात नहीं सुनेगा अनलेस ही कैन प्रूव कि कुछ फ्रॉडुलेंट या कुछ गलत काम हो रहा है। राइट टू बी कंसल्टेड, ये ऑलरेडी कवर कर लिया कि कोई रूटीन ऑर्डिनरी मैटर है तो मेजॉरिटी रूल अप्लाई करेगा, अगर चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, आप एक्टिव पार्टनर हो या आप स्लीपिंग पार्टनर हो, सारों के पास राइट है दैट दे कैन access the books of accounts, inspect the books of accounts and take out the copies of the books of accounts, but ये right इनको bona fide manner में करना है। अगर इसको access करके इंस्पेक्ट करके वो कॉम्पिटिटर को कुछ let's say बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। देन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइट टू रेम्यूनरेशन। जनरल रूल क्या बोलता है कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट दे शुड नॉट गेट एनी रेम्यूनरेशन, बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। अगर पार्टीज ने अपने बीच में अग्री किया है कि उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा तो उस अग्रीमेंट के हिसाब से उनको अग्रीमेंट मिलना उस अग्रीमेंट के अनुसार उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। और भी 3 सिनेरियो में उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा एज पर द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टनर्स, एज पर द कंटिन्यूअस यूजेज ऑफ द फर्म एंड इफ इट इज कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन इन सच अ बिजनेस। इन रीजन से भी वो रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हैं, बट जनरल रूल क्या बोलता है कि रेम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात करें तो जनरल रूल क्या बोलता है कि प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों ही इक्वली शेयर होने चाहिए, बट अगेन इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। पार्टनर्स चाहे तो अपने अग्रीमेंट के द्वारा इस रूल को चेंज कर सकते हैं। यहां पे ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि तुमने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और तुमको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी जनरल रूल क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए, बट 3 सिनेरियोज में मिल सकता है। एक्सप्रेस अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप के जहां इंटरेस्ट मिलता है, एनी कस्टम और ट्रेड टू दैट इफेक्ट, या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू दी पार्टनर्स। इन सिनेरियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस की बात अगर करें तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन एडवांस के लिए स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं भी है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन एडवांस पार्टनर्स को मिलना
चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट डेट ऑफ डिसोल्यूशन के बाद जब तक एडवांस का सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिलेगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर कोई पार्टनर नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म के कोई काम करता है, राइट, या इमरजेंसी में कोई काम करता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, इन दैट केस, right, he has the right to claim compensation for whatever expense or liability he has incurred. Right to be indemnified, अगर किसी पार्टनर ने willfully neglect किया और उसके वजह से पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान हुआ तो पार्टनरशिप फर्म उस नुकसान का क्लेम कर सकती है। देन वील टॉक अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, देखो हमें पता है ना कि पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, कलेक्टिवली द पार्टनर्स आर नोन एज द फर्म। तो जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, ज्वाइंट एसेट, कॉमन स्टॉक। अभी ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब क्या? तीन चीज, ऑल प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब क्या? ऑल प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट। ये कहां से आए? कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर or may be acquired by the partnership firm, and goodwill will also be treated as partnership property। मतलब वो property, right and interest जो partners ने contribute किए towards the business, वो property, rights and interest जो partnership firm ने खुद से acquire किए, and goodwill is also treated as partnership property। Whether a particular property is a partnership property or the individual property of a partner depends upon the real intention and agreement between the partners। मतलब समझो कि हम 4 जन 5 जन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं। मैंने बोला कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस पड़ा हुआ है, वो ऑफिस स्पेस को आप पार्टनरशिप के लिए हम यूज कर सकते हैं टेम्पररीली जब तक नई ऑफिस स्पेस ना मिल जाए। तो मेरी ऑफिस स्पेस पार्टनरशिप फर्म ने लेट्स से पार्टनरशिप फर्म ने लेट्स से यूज कर रहे हैं अभी उसको। विल दिस ऑफिस स्पेस बी नोन एज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? आंसर इज नो, बिकॉज मैंने उसको एज अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, मैं टेम्पररीली फर्म को यूज करने के लिए दे रहा हूं। पर विजाविस अगर मैं बोलता हूं कि यार सबने तुम लोगों ने 2-2 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मेरे पास 50 लाख की कैश है, 1.5 करोड़ की मेरी ऑफिस स्पेस है, वो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, इन दैट केस इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड इट विल बिकम द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। फिर हमने गुडविल की बात की कि गुडविल इज ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, और फर्म के डिसोल्यूशन के समय हर एक पार्टनर के पास ये राइट है दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म आइदर गुडविल को इंडिविजुअली बेचे या सारे एसेट्स के साथ बेचे। अगर गुडविल को बेचा गया है तो गुडविल का खरीदार अगर चाहे तो पार्टनर्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? कि पार्टनर्स ये सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस एक स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल लोकेशन में ना करे या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ना करे। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है तो नॉट विथ स्टैंडिंग सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। इसका एग्जाम्पल भी हमने किया था, वो एग्जाम्पल प्लीज गो थ्रू कर लेना। देन पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय अ पार्टनर। तो देखो पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है? वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, बी जस्ट एंड फेथफुल, रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ छुपा के कुछ अनएथिकल काम नहीं करना है। बट अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप के रिसोर्सेज यूज करके खुद के लिए अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो गलत है। उसे क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू अकाउंट फॉर एंड पे बैक द प्रॉफिट टू द फर्म। ये प्रॉफिट किन किन सोर्सेज से आ रहे हैं? फ्रॉम द ट्रांजैक्शन of the firm, from the property of the firm, from the business connection or from the firm name। इनमें से किसी भी चीज को यूज करके अगर वो अपने खुद के लिए पर्सनल प्रॉफिट डिराइव कर रहा है, किन चीजों से? ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। मैंने आपको एग्जांपल दिया था किकबैक का कि भाई शुगर खरीदने गया, बोला 2 रुपया पर केजी आपको अलग से दे देंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की गाड़ियों को भाड़े पे चला के करने लगा, फर्म के बिजनेस कनेक्शन और फर्म का नाम। अगर इसमें से किसी भी
चीज को यूज करके अगर वो पर्सनल प्रॉफिट डिराइव कर रहा है, राइट, इस केस में उसको अकाउंट फॉर एंड पे बैक द प्रॉफिट टू द फर्म. Then we'll talk about mutual rights and duties after change in the constitution of the firm. तो हमने देखा कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हुआ है, ये हम कब बोलेंगे? बोला 4 तरीके से. न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया बाय वर्च्यू ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, देयर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, या एक फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप या एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप अपने तय पीरियड के बियॉन्ड काम कर रही है. दैट इज द पॉइंट एट विच वी विल से दैट देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. देखो ये सेक्शन क्या बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो उससे पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज किस तरह से इंपैक्टेड होंगे. तो बोला अनलेस अदरवाइज अग्रीड, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले राइट्स एंड ड्यूटीज थे वही सेम राइट्स एंड ड्यूटीज आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करेगा, अनलेस उसको स्पेसिफिकली चेंज किया गया है. बट अगर एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की पार्टनरशिप या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने की पार्टनरशिप अपने तय पीरियड के बियॉन्ड जाती है, तो उनके अग्रीमेंट में वो क्लॉजेस जो पार्टनरशिप एट विल से इनकंसिस्टेंट है वो क्लॉजेस इनऑपरेटिव हो जाएंगे. मतलब हमने पार्टनरशिप बनाई थी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे रिटायरमेंट करने का क्या रूल होगा? कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड फॉर रिटायरमेंट, या डिसॉल्व करने के लिए कंसेंट ऑफ पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड फॉर डिसॉल्विंग द फर्म. अगर उस पीरियड के बियॉन्ड चली गई तो ये क्या बन गई? पार्टनरशिप एट विल. तो क्या पार्टनरशिप एट विल में कंसेंट चाहिए? नहीं. रिटर्न नोटिस सर्व करो, फर्म को डिसॉल्व करो या रिटायर करो. तो ये वाला जो क्लॉज है ना कंसेंट वाला, ये इनऑपरेटिव, इनइफेक्चुअल हो जाएगा. देन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विथ थर्ड पार्टी. देखो हमने यहां पे क्या देखा कि अ पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म. सो जब एक पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ डील करता है, ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द फर्म. बट एक पार्टनर और एक एजेंट में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. जब मैं किसी के एजेंट के हिसाब से काम करता हूं ना, तो उसका माल बेचता हूं, उसके बिहाफ में ट्रांजैक्शन करता हूं और मेरा कमीशन क्लेम करता हूं. प्रिंसिपल को जो प्रॉफिट या लॉस होता है उससे मेरे को मतलब नहीं है. जब एक पार्टनर बिजनेस के डिसीजंस लेता है, बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करता है, तो वो अपने खुद के बिहाफ में भी काम कर रहा है और वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में भी काम कर रहा है. सो इज एक्टिंग बोथ एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट. अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ पार्टनर when he is acting in the firm, right, he has a community of interest with other partners in the firm. इसका मतलब उसके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा, उसका जो भी आउटकम होगा, राइट, दैट हैज टू बी बोर्न बाय हिम एंड एज वेल एज द अदर पार्टनर्स इन द फर्म. फिर हमने इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात की. देखो इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब वो काम जो एक पार्टनर को करने अलाउड होने चाहिए. वैसे काम विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म विच अ पार्टनर वुड बी अलाउड टू डू विल बी नोन एज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. सो जो काम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए है, फर्म के नाम पे किए जा रहे हैं, वैसे सारे काम पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में कर सकता है. बट कुछ एक्ट्स ऐसे हैं, कुछ 8 एक्ट्स हमने देखे थे ऐसे हैं विच आर बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. मतलब अगर ये काम किसी पार्टनर को करने हैं तो बाकी पार्टनर के स्पेसिफिक परमिशन चाहिए, अदरवाइज परमिशन के बिना ये काम वो नहीं कर सकता है. अगर अथॉरिटी के बिना वो ये काम करेगा, ये काम फर्म को बाइंड नहीं करेंगे, ही विल बी पर्सनली लायबल. एक एक करके सारे सिनेरियोस को एक बार वापस रिवाइज कर सकते हैं. सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन. मतलब अगर फर्म का कोई डिस्प्यूट है तो एक पार्टनर इंडिविजुअली अपने डिसीजन लेकर आर्बिट्रेशन में सबमिट नहीं कर सकता है.
सेकेंड आर्बिट्रेशन क्या है, होपफुली यू रिमेंबर, जब क्लॉज किया था तब समझाया था, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन इट्स ओन नेम, मतलब फर्म के बिहाफ में अपने खुद के नाम पे वो अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश अ क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म, मतलब फर्म ने किसी पे क्लेम किया है, कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलिंग फॉर लेस, रेलिंक्विश मतलब कंप्लीटली फोरगो, राइट। तो ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश अ क्लेम और अ पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। 3 हो गया। चौथा, विड्रॉ अ सूट और अ प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर फर्म ने किसी और पे केस किया है तो उसको विड्रॉ करने का भी उसके पास राइट नहीं है। एडमिट ए लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग है तो एक पार्टनर उसमें लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता है। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ट्रांसफर और सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये 8 काम करने की इनके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ये प्लीज पूरा लिस्ट याद रखना, एब्सोल्युटली नेसेसरी कि ये 8 पॉइंट हमें याद हो। क्या क्या है, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, ओपन अ बैंक अकाउंट इन द ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन इट्स ओन नेम, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश अ क्लेम और पार्ट ऑफ क्लेम बाय द firm, withdraw a suit or a proceeding filed on behalf of the firm, admit any liability right in a suit or a proceeding against the firm, acquire immovable property, transfer immovable property, enter into partnership on behalf of the firm। अगर इस तरह के काम वो करता है राइट, देन ये काम फर्म के एक्ट नहीं माने जाएंगे। पर हमने देखा था कि इम्प्लाइड अथॉरिटी पे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब अलाउ किया जा सकता है 2 सिनेरियो में। एक, स्पेसिफिक परमिशन, पार्टनर ने अलाउ कर दिया कि ये पार्टनर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच करेगा, तब। सेकंड, मे बी इट इज अ कस्टम ऑफ ट्रेड, मतलब हम लेट्स से बिल्डिंग लैंड के खरीद बेच में डील करते हैं, तब तो ऑब्वियसली सारे पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के खरीद बेच में पार्टिसिपेट करें। तो देखो ये स्पेसिफिक चार्ट हमने बनाया था, implied authority can be restricted, acts beyond implied authority can be extended, मतलब जो 8 काम तुम्हें करने अलाउड नहीं है उसका तुम्हें परमिशन मिल सकता है, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन और अलाउिंग दैट पर्टिकुलर वर्क। किन सिनेरियोज में? बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स और बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। अग्रीमेंट मतलब स्पेसिफिकली पार्टनर ने किसी को डेजिग्नेट किया एक पार्टनर को कि ये कर सकता है। यूजेज ऑफ ट्रेड मतलब आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि ये काम आपको अलाउ होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसपे केस लॉ बन सकता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो काम ऑर्डिनरीली आपको करना अलाउड होना चाहिए, जो काम ऑर्डिनरीली आपको करना अलाउड होना चाहिए उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे आप फर्म में पार्टनर हो, राइट, आप फर्म में पार्टनर हो, नॉर्मली परचेज सेल करना इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सारे पार्टनर्स ने मिलके बोला कि आप फर्म के बिहाफ में अब परचेजेस नहीं करोगे, फिर भी अगर आप फर्म के बिहाफ में परचेज करते हो, क्या फर्म थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगी? यस, अनलेस द थर्ड पार्टी नोज अबाउट दैट रिस्ट्रिक्शन। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल किया था, ध्यान से सुन लो इस एग्जाम्पल को। ABCN कंपनी मोबाइल फोन में डील करती है, पार्टनर्स कौन है? ABC। बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, किस दिन अग्रीमेंट बना? 15/5/19। C is restricted from making purchases on behalf of the firm। C को रोक दिया गया कि भाई तुम फर्म के बिहाफ में परचेजेस नहीं करोगे। इसको हम क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ C। क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ C। फिर भी C ने परचेज किए मोबाइल फोन वर्थ 50 लाख ऑन 20/5/19, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद। इज द फर्म लायबल टू X? डिपेंड करेगा,
X has no knowledge of the restriction, firm is liable. X has knowledge of the restriction, X को पता था कि C को अब खरीदारी करनी नहीं है, the firm will not be liable to X. X can claim only from C. Absolutely clear about this? Then we'll talk about effect of admission by a partner. Admission मतलब ऐसे admission करना नहीं, admission मतलब कोई चीज वो बोला, कोई चीज वो acknowledge किया. So partner क्या है? firm का agent. वो बाइंडिंग admissions कर सकता है on behalf of the firm and उस admissions के द्वारा right the firm will be binded. right यहाँ पे Then we talked about effect of notice to an active partner. तो हमने रूल समझा था ना, notice to one is notice to all. अगर किसी चीज की नॉलेज एक एक्टिव पार्टनर के पास है तो ये मान लिया जाएगा कि सारी फर्म को इस चीज के बारे में पता है. इसका एक्सेप्शन था, अगर एक्टिव पार्टनर फर्म के अगेंस्ट फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो उसकी नोटिस फर्म की नोटिस नहीं मानी जाएगी. इसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल किया था, फटाफट एग्जाम्पल गो थ्रू कर लेते हैं. ये वाला A B C D E are partners in ZN company. Mr. S is the supplier. E जो एक पार्टनर है, E entered into a contract to purchase 1000 kg of sugar at 100 per kg. S जो के सप्लायर है उसने E जो के पार्टनर है उसको बोला his sugar is of low quality but for this he will pay 20 per kg to E personally if he purchases. तो E क्या कर रहा है? फर्म के अगेंस्ट फ्रॉड कर रहा है, कम दाम की शुगर खरीद रहा है 100 रुपए देकर. क्यों? बिकॉज 20 रुपए का उसको पर्सनल एडवांटेज होने वाला है. तो शुगर लो क्वालिटी की है, क्या एक एक्टिव पार्टनर को पता है? हाँ. तो कैन वी से नॉलेज ऑफ द एक्टिव पार्टनर इज नॉलेज ऑफ द फर्म? ऑर्डिनरीली यस, बट इस केस में E is involved in a fraud. So इस केस में knowledge of active partner will not be treated as knowledge of the firm. So यहाँ पे in this case knowledge of E of the defect in sugar will not operate as notice to all the other partners as E is involved in a fraud along with S. Clear है? Then liability towards third party की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. तो देखो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल. सारे पार्टनर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड ऑल्सो हर एक पार्टनर इज अनलिमिटेडली लायबल. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्ट ऑफ द फर्म होना चाहिए. कौन सा एग्जाम्पल? चाइना से टीवी लेकर आए, एक्ट ऑफ द फर्म. चाइना से टी शर्ट लेकर आए, नॉट एक्ट ऑफ द फर्म, बिकॉज फर्म ऑर्डिनरीली टी शर्ट्स में नहीं डील करता है. यहां पे एक एग्जाम्पल लिया, देख लेते हैं. ए बी सी डी पार्टनर्स है, ए रिटायर करता है ऑन 31 मार्च 20 और उसने पब्लिक नोटिस दे दिया. अ लायबिलिटी अराइजेस आफ्टर रिटायरमेंट. कब? आफ्टर रिटायरमेंट 15/4 इन रिलेशन टू गुड्स सोल्ड ऑन 15/1. मतलब गुड्स कब बिके थे? रिटायरमेंट के पहले. लायबिलिटी कब अराइज हुई? रिटायरमेंट के बाद. तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी ये लायबल होगा? आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट था वो हुआ था व्हेन ही वाज ए पार्टनर. हाँ, अगर ये एक्ट हुआ होता आफ्टर रिटायरमेंट तब वो लायबल नहीं होता, बट जो कि गुड्स रिटायरमेंट के पहले बिक चुके थे इस वजह से ये लायबिलिटी को उसको भुगतना भी होगा. देन लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्ग एक्ट्स ऑफ द पार्टनर. देखो इसमें रूल क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म ही ऑपरेट्स, then the firm will be liable, but the other partners will have a right to claim compensation from the partner जिसने wrongful act किया
है. Absolutely clear. Firm will be liable towards the third party for the wrongful act of the partner, but the partner who has done the wrongful act will have to indemnify the other partners in the firm for its wrongful act. Liability of the firm for misappropriation of the partner. देखो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि एक पार्टनर किसी कस्टमर के यहाँ गया, ऑर्डर लिया, 10 लाख रुपए एडवांस लिए, गोवा चला गया, कैसीनो में खेल के हार गया. तो पैसा कौन हारा, किसने खोया? पार्टनर ने. विल दी फर्म बी लायबल? यस, बिकॉज ही वॉज रिप्रेजेंटिंग दी फर्म. एक कस्टमर फर्म के ऑफिस में आया, 10 लाख रुपए का एडवांस दिया, एडवांस कैश बॉक्स में पड़ा था, ये पार्टनर ने देख लिया, उठाया, गोवा गया, कैसीनो खेला, हार गया. विल द फर्म बी लायबल? यस. तो किसी भी तरह से पार्टनर के एक्ट के द्वारा कुछ भी नुकसान होगा थर्ड पार्टी को, तो फर्म उसके लिए लायबल होगी इफ इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्ट ऑफ द फर्म. देन राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट. इसका भी हमने एक डायग्राम बना के कुछ किया था, आई रिमेम्बर ना. हमने एग्जाम्पल दिया था कि व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स शेयर. इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक बार उसको रिविजिट कर लेते हैं. राइट, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स शेयर. अभी ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर कौन होगा पहले वो देख लेते हैं. हमने एग्जाम्पल दिया था एक फर्म है जहां पे 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी. ए अपना शेयर मिस ए को ट्रांसफर कर देता है, मतलब पार्टनर तो ए ही रहेगा बट उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलेगा? मिस ए को. तो मिस ए को यूजुअली हम क्या बोलते हैं? सब पार्टनर और ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स शेयर. इनके बीच में असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया. किनके बीच में? ए और मिस ए. मिस ए का पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, खाली पार्टनरशिप फर्म मिस ए को ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट देगा. तो ए बन जाएगा असाइनर, मिस ए बन जाएगा असाइनी, हु विल बी नोन एज अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स शेयर. मिस ए का फर्म के साथ कोई लेना देना है क्या? पर्सनली कुछ भी नहीं, चुपचाप जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो लेकर शांति से बैठो. क्या मिस ए फर्म के बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं. तो यहां पे हम देखेंगे राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ बिजनेस से ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप. राइट, ये ट्रांसफरी का क्या एंटाइटलमेंट रहेगा? रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरर. तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30% था तो वो उसको मिलेगा. अकाउंट फॉर प्रॉफिट, किस तरह से प्रॉफिट डिटरमाइन किया गया है वो मिलेगा. बट द ट्रांसफरी कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स के ये सही है गलत है उसको चैलेंज नहीं कर सकता. What is the transferee not entitled to interfere in the conduct of the business? Require account, inspect the books of accounts, because that transferee is an external party to the firm. Firm के साथ personally उसका कुछ भी लेना देना नहीं है. फर्म के डिसॉल्व होने पे ये ट्रांसफरी का क्या राइट रहेगा, या वो ट्रांसफरर पार्टनर के रिटायर होने पे जो ट्रांसफरर पार्टनर का हिस्सा है वो ये ट्रांसफरी को मिलना चाहिए. शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म एट्रीब्यूटेबल टू द असाइनर एंड अकाउंट एज ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. एब्सोल्युटली क्लियर. इसके बाद माइनर के प्रोविजन, काफी डिटेल में हमने माइनर के प्रोविजंस करे थे. ठीक है, राइट्स एंड. तो देखो माइनर का प्रोविजन क्या बोलते हैं. माइनर बीइंग इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप firm because a partnership arises out of a contract between the partners, but by virtue of section 30 of the Indian Partnership Act, a minor can be admitted to the benefits of partnership with the consent of all the partners in the firm. अभी आपने एक माइनर को एडमिट कर लिया टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. अभी ये जो माइनर है, कौन है माइनर, उसके फर्म में क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगे ड्यूरिंग द टाइम ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. पहले उसके राइट की बात करें, जितने हिस्से का बेनिफिट उसको दिया है वो हिस्सा मिलना चाहिए. राइट टू शेयर प्रॉफिट एज अग्रीड.
एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी दी अकाउंट्स, मतलब जो एक नॉर्मल पार्टनर के पास राइट है इंस्पेक्ट, एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी, ये सेम राइट माइनर के पास भी है. sue the other partners for accounts and payment of his share, but वो केस तभी कर सकेगा when he wants to sever his connection with the firm, मतलब वो फर्म को जब छोड़ के जाने का डिसाइड करेगा तभी वो केस कर सकता है. तो राइट्स कौन से? 3. राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अग्रीड, एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, sue the other partner for account and payment of his share only when he wants to sever his connection with the firm. फिर हम बात करेंगे लायबिलिटीज की. क्या माइनर की कोई लायबिलिटी होते पर्सनल? सो ही इज नॉट पर्सनली लायबल. तो क्या लायबिलिटी होगी? जितना उसको फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट या एसेट्स मिला है उतना ही उसकी लायबिलिटी है. ही इज नॉट पर्सनली लायबल. लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ no personal liability, extent of liability of minor admitted to the benefit of partnership क्या होगा? liability confined only to his share of profits and property in the firm. माइनर को क्या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं. जिसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं वो इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता. तो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. बट अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो जो माइनर का हिस्सा है फर्म में वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के हाथ चला जाएगा फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. फिर देखो क्या होगा ना, ये जो माइनर है ये एक दिन तो मेजर बनेगा ना, तो मेजर बनते समय उसको डिसीजन लेना होगा. ध्यान से सुन लेना, हमने क्या एग्जांपल दिया था कि ये हमारा जो माइनर है उसका बर्थडे कब आता है? 1 जनवरी. तो 1 जनवरी को जब वो अपना 18th बर्थडे मना रहा है, दो चीजें हो सकती है. उसको पता है कि ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसको पता नहीं है दैट ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. अगर 18th बर्थडे सेलिब्रेट करते समय उसे पता है दैट ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो उस दिन से 6 महीने का समय उसके हाथ में रहेगा. राइट, उस दिन से 6 महीने का समय उसके हाथ में रहेगा. इस 6 महीने के समय के अंदर उसे डिसाइड करना है वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू और ही वांट्स टू लीव द फर्म. बट 18th बर्थडे सेलिब्रेट करते समय बेचारे को पता ही नहीं है. तो जिस दिन उसको पता चलेगा उस दिन से 6 महीने का समय उसको मिलेगा टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू और ही वांट्स टू लीव द फर्म. अभी समझो कि ही वांट्स टू कंटिन्यू, तब क्या करना है? एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस बाय पब्लिक नोटिस. उसको पब्लिक नोटिस देनी है ऑफ हिज डिसीजन टू कंटिन्यू इन दी फर्म. और अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो ये पब्लिक नोटिस रजिस्ट्रार के साथ भी फाइल करनी होगी. पर अगर 6 महीने में बेचारा सोचते रहा, 6 महीने में डिसाइड नहीं कर पाया और 6 महीने में उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो 6 महीने के एक्सपायरी पे ऑटोमेटिकली he will become a partner in the firm. मतलब अगर फर्म छोड़ना है तो 6 महीने के अंदर छोड़ने का इंटीमेशन देना होगा. 6 महीने के अंदर अगर छोड़ने का इंटीमेशन तुम नहीं दे रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली 6 महीने के एक्सपायरी में पार्टनर बन जाओगे. ये 6 महीना कब से शुरू होगा? फ्रॉम द डेट यू बिकम अ मेजर और फ्रॉम द डेट यू एक्वायर नॉलेज दैट यू वर एडमिटेड with the benefit of partnership after you become a major, whichever is later. अगर तुम्हें फर्म छोड़ना है तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है. अगर पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो 6 महीने के एक्सपायरी पे ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाओगे. गिव अ पब्लिक नोटिस दैट ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन दी फर्म. रजिस्टर्ड फर्म है तो इस पब्लिक नोटिस को रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना होगा. अभी अगर वो डिसाइड करता है कि उसे पार्टनर बनना है, अगर वो डिसाइड करता है कि उसे पार्टनर बनना है या बेचारा कोई डिसीजन नहीं लेता है तो ऑटोमेटिक रूट से वो पार्टनर बन जाता है. तो हम देखेंगे उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है. बोला कि राइट्स सेम रहेंगे एज व्हेन ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. जितना उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया था एट द टाइम ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, वही शेयर के साथ वो कंटिन्यू करेगा. लायबिलिटी बहुत सिग्निफिकेंट है. ही बिकम्स पर्सनली लायबल बिकॉज नाउ ही इज अ मेजर.
बट पर्सनली लायबल कब से बनेगा? फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बिकॉज बच्चे थे तब तो खूब मजे ले लिया, बड़े हो गए तो पुराना हिसाब भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा, right? So he'll be personally liable for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. अगर वो छोड़ देता है, समझो 18th बर्थडे को उसको पता था कि भाई मैं बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में हूं, 3 महीने सोचता है, फिर डिसाइड करता है ना भाई मेरे को तो काम करना नहीं है, वो पब्लिक नोटिस देकर फर्म को छोड़ देता है, तो इस 3 महीने के दौरान उसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगे? बोला ये 3 महीने के एक्सटेंडेड पीरियड में तुम्हें माइनर माना जाएगा, ऑल्दो यू आर अ मेजर, बट तुम्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे? माइनर। मतलब राइट्स एंड लायबिलिटी सेम एज वर दैट of a minor till the date of public notice। जो माइनर के समय उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज थे, सेम राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगे, मतलब वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। His share is not liable for the acts of the firm after the date of the public notice। पब्लिक नोटिस उसने दे दी कि भाई मेरे को छोड़ देना है, उस डेट के बाद अगर कोई एक्ट होता है तो उसके लिए माइनर लायबल नहीं है, या माइनर का शेयर लायबल नहीं है, right? He can sue the other partners for his share of profits and property in the firm। बाकी पार्टनर्स पे वो केस करके अपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। Then we'll talk about legal consequences of partners coming in and going out। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स कमिंग इन, किसकी? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एक नए पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है? ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हर एक पार्टनर का कंसेंट मिलेगा तभी उसका एडमिशन होगा। नए पार्टनर की लायबिलिटी नॉर्मली कब से चालू होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। बट पागल टाइप का है तो वो अग्री कर सकता है कि वो पुरानी लायबिलिटीज के लिए भी लायबल होगा। देन रिटायरमेंट के केस में देखो, रिटायरमेंट आप किस तरह की पार्टनरशिप से कर रहे हो वो डिपेंड करेगा। अगर पार्टनरशिप एट विल है, राइट, उस केस में व्हाट यू नीड टू गो गिव अ रिटन नोटिस ऑफ योर इंटेंशन टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। बट अगर आपकी जो पार्टनरशिप है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, मतलब फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर, उस केस में जो अग्रीमेंट प्रोवाइड करता है या बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के द्वारा आप रिटायर कर सकते हो। अगर आप एक्टिव पार्टनर हो, ध्यान देना, अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो यू विल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट इफ यू डोंट गिव पब्लिक नोटिस। मतलब रिटायर होते ही पब्लिक नोटिस देना जरूरी है टू एब्सॉल्व योर सेल्फ फ्रॉम फ्यूचर लायबिलिटीज और फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द फर्म। बट एक चीज याद रखना, तुम एक्टिव पार्टनर हो, तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दी अपने रिटायरमेंट की, फर्म की एक्ट कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ हुई जो तुम्हें नहीं जानता है, तो उसके प्रति तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है। एक्टिव पार्टनर रिटायरमेंट के बाद लायबल रहेगा अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी है तो, बट लायबिलिटी उन लोगों के प्रति है जो उनको जानते थे एज अ पार्टनर इन दी फर्म। तो इस वजह से देखो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया था, क्या? ए बी सी डी पार्टनर है, ए एक्टिव पार्टनर है, रिटायर करता है कब? 31 मार्च 20, डज नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, उसने अपने रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं दी। आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या हुआ? एक्स सोल्ड गुड्स टू दी फर्म, एक सप्लायर ने गुड्स फर्म को बेचे 50 लाख रुपए के। एक्स ए को जानता है, ए रिटायर हो गया है बट एक्स ए को जानता है और ए ने पब्लिक नोटिस नहीं दी है। क्या होगा? ए विल बी लायबल टू एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल, वाई सोल्ड द गुड्स टू द फर्म बट वाई डज नॉट नो ऑफ ए, विल ए बी लायबल? नो, ही विल नॉट बी लायबल। बिकॉज देखो ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट क्या है ना कि ए के रिटायरमेंट के बाद
still he is liable as a partner. Why? Because he becomes a partner by holding out. इसने जो पुराना रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना कि मैं पार्टनर हूं, उसको रिवोक करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा पब्लिक नोटिस के द्वारा. जब तक वो पब्लिक नोटिस के द्वारा ये पुराना रिप्रेजेंटेशन रिवोक नहीं करता है, जिन लोगों के प्रति ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उन लोगों के प्रति वो लायबल रहेगा. देन एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ केस स्टडी पर्सपेक्टिव. 3 पॉइंट है, याद रखने हैं. एक्सपल्शन मतलब पार्टनर को निकाल देना फर्म से, राइट. एक्सपल्शन मतलब पार्टनर्स को फर्म से निकाल देना. 3 कंडीशन फुलफिल होगी तभी पार्टनर को आप फर्म से निकाल सकते हो. पहली कंडीशन, द एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर. सॉरी, पहली कंडीशन यहां पे द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. मतलब जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वहां पे स्पेसिफिकली स्टेटेड होना चाहिए कि पार्टनर का एक्सपल्शन हो सकता है. अगर स्पेसिफिकली स्टेटेड नहीं है तो एक्सपल्शन करना पॉसिबल नहीं है. द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. ये पावर किसने एक्सरसाइज करना है? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स. कैसे एक्सरसाइज करना है? इन गुड फेथ. क्लियर है? द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट एग्जिस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स. द पावर शुड बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ. एंड गुड फेथ क्या होता है यहां पे देखेंगे. एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. एक्सपल्शन कैसा होना चाहिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. जिस पार्टनर को एक्सपल करना है, निकालना है, उसे नोटिस सर्व करो कि हम तुम्हें निकालना चाहते हैं. शो कॉज, व्हाई शुड वी नॉट एक्सपल यू फ्रॉम द फर्म. थर्ड, ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट. ये जब तक नहीं होगा तब तक एक्सपल्शन नहीं हो सकता है. क्या पार्टनर्स के बीच की पर्सनल राइवलरी को लेट्स से सेटअप करने के लिए क्या किसी पार्टनर को एक्सपल कर सकते हो? समझ लो कि 2 पार्टनर्स की वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, राइट. तो एक पार्टनर ने टीम बना ली, बाकी पार्टनर के साथ बोला कि मेरी बीवी के साथ झगड़ा करता है, इसको निकाल देंगे. क्या निकाल सकता है? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, राइट. इट शुड बी इन गुड फेथ. तो ये केस लॉ जो हमने किया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेम केस लॉ है कि 2 बीवियों के बीच में झगड़ा हो गया तो एक पार्टनर चाह रहा है कि दूसरे पार्टनर को निकाल दे. ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट विल नॉट क्वालिफाई द टेस्ट ऑफ गुड फेथ. इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ध्यान से समझना. जनरल रूल बोलता है कि किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. जनरल रूल क्या बोलता है? किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. बट ये क्या है? जनरल रूल. द पार्टनर्स में अग्री अदरवाइज. क्लियर है? देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे. अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम द डेट ही इज एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. मतलब कोर्ट जिस दिन ऑर्डर कर देगा कि वो इंसॉल्वेंट है, उस दिन से वो पार्टनर ऑटोमेटिकली सीज कर जाएगा टू बी अ पार्टनर इन दी फर्म, राइट. यहां पे उसको कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है. जिस दिन उसका एजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट का ऑर्डर आ गया, उस दिन के बाद की लायबिलिटीज के लिए ना तो वो लायबल है ना तो फर्म लायबल है फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर विच हैज बीन एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट. क्लियर है? सो अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर व्हेन इज एजुडिकेटेड एज insolvent from the date on which the order of adjudication is passed. After the date of adjudication as insolvent, neither the firm is liable for the acts of the partner, nor the partner so adjudicated as insolvent is liable for the acts of the firm. Liability of the estate of the deceased partner. देखो यहाँ पे भी जनरल रूल क्या बोलता है? डेथ होने से जनरल रूल क्या बोलता है? डेथ होने से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. बट अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स. राइट, अगेन इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर. डेथ होने पे क्या पब्लिक नोटिस की जरूरत है? नहीं. डेथ होते ही स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द फ्यूचर एक्ट्स ऑफ द
फर्म। खाली एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है, इंसॉल्वेंट को भी जरूरत नहीं है, स्लीपिंग को भी जरूरत नहीं है, डिसीज्ड पार्टनर को भी जरूरत नहीं है। ध्यान से ये केस लॉ किया था, याद सुन लो। 27 जुलाई 20 को प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ 50 लाख। 22 जुलाई को एक्स जो के पार्टनर है उसका डेथ हो गया। 25 को गुड्स रिसीव हुए, क्या एक्स लायबल होगा? आंसर इज नो, बिकॉज ऑर्डर भले ही पहले प्लेस हुआ था, लायबिलिटी कब जनरेट हुई? आफ्टर डेथ। एंड आफ्टर डेथ की लायबिलिटी के लिए डिसीज्ड पार्टनर का एस्टेट लायबल नहीं है। आफ्टर डेथ की लायबिलिटी के लिए डिसीज्ड पार्टनर का एस्टेट लायबल नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर। इसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू डू अ कंपीटिंग बिजनेस। आउटगोइंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग, ऑब्वियसली ऊपर जाने वाला पार्टनर तो कंपीटिंग बिजनेस करेगा नहीं। तो क्या एक रिटायरिंग पार्टनर रिटायर होने के बाद कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है। क्या? आंसर इज यस। मे कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, मे एडवर्टाइज सच बिजनेस, बट ये तीन काम मत करो, क्या मत करो? डोंट यूज द नेम ऑफ द फर्म, डोंट रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, डोंट सॉलिसिट द कस्टम्स ऑफ द पीपल डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। क्लियर है? ये तीन रिस्ट्रिक्शन हमारा लर्न पोर्शन है। प्लीज रिमेंबर, दिस इज आवर लर्न पोर्शन। ये रिस्ट्रिक्शंस हमें याद होने चाहिए। डोंट यूज द फर्म नेम, डोंट रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, डोंट सॉलिसिट द कस्टम्स ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। कॉम्पिटिंग बिजनेस करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, उस बिजनेस को एडवर्टाइज करो, कोई तकलीफ नहीं है, बट हमारे नाम का एडवांटेज मत लो। बट बहुत सिनेरियो में देखो क्या होता है ना, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर के साथ अग्री कर लेते हैं, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल देते हैं ना, कुछ सालों का प्रॉफिट उसको दे देंगे। तो इसके चलते हुए उसके साथ अग्री कर लेते हैं कि देखो भाई तुम तो जा रहे हो, तुम कुछ समय तक सिमिलर बिजनेस मत करना या किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में सिमिलर बिजनेस मत करना। अगर ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, सेक्शन 27 ऑफ आईसीए के अंदर इसको रिस्ट्रेन इन ट्रेड नहीं माना जाएगा, ये अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। देन राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सीक्वेंट प्रॉफिट। ध्यान से सुनो क्या सिनेरियो है। एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या समझो किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो क्या किया जाएगा? आपको अकाउंट्स में पता है ना, रिवैल्यूएशन होगा, उसका हिस्सा कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसके हिस्से का उसको पेमेंट मिलना चाहिए। तो समझो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ या किसी पार्टनर का डेथ हुआ। रिटायरमेंट पे रिटायरिंग पार्टनर खुद अपना हिस्सा क्लेम करेगा, डेथ के केस में एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर का हिस्सा क्लेम करेगा। बहुत बार क्या होता है ना, अचानक डेथ या रिटायरमेंट किसी ने कर लिया तो मे बी फर्म के पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और लायबिलिटी बड़ी हो सकती है, बिकॉज एसेट्स को रीवैल्यू किया गया है। समझो 10 लाख की लैंड का मार्केट वैल्यू 90 लाख है, तो ये जो डिफरेंस है उसका भी हिस्सा उसको देना होगा। तो बहुत बार क्या होता है ना, ये पॉसिबल नहीं होता कि इमीडिएटली उसका अकाउंट सेटल कर दे, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में या कुछ समय के बाद उसके पैसे का सेटलमेंट होता है। तो भाई पार्टनर तो चला गया, उसको अभी तुम शेयर ऑफ प्रॉफिट तो नहीं दे रहे हो, बट उसका हिस्सा तुम अपने बिजनेस को चलाने में यूज कर रहे हो। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पे या किसी पार्टनर के डेथ पे अगर तुमने उसका हिस्सा इमीडिएटली सेटल नहीं किया है और उसके हिस्से को अपने बिजनेस में यूज करके इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो हिस्सा किसका? रिटायरिंग पार्टनर का। प्रॉफिट उससे जो आएगा वो कौन खाएगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा ना, किसी और के कॉस्ट पे तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट ने रिटायरिंग पार्टनर को या
the executor of the deceased partner has been given an option कि आपका जितना हिस्सा ड्यू पड़ा हुआ है फर्म में उसमें आइदर आप 6% इंटरेस्ट क्लेम करो या प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लेम करो विच इज एट्रीब्यूटेबल टू योर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। आपके पास ऑप्शन है, आपको जो ठीक लगे आप क्लेम कर सकते हो। फिर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी की बात की थी। अगर किसी ने फर्म के बिहाफ में किसी को गारंटी दी है कंटिन्यूइंग गारंटी, अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी कैंसिल हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। पुराने ट्रांजैक्शंस के लिए तो वैलिड रहेगी बट फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक हो जाएगी। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, ये एग्जाम्पल एक बार रन थ्रू कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स रिफ्रेश। यहां पे ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे। ई इज एडमिटेड ऑन 1/4/20, मतलब फर्म का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन पे क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अभी ABCD का एक सप्लायर है मिस्टर एक्स जो कि चाइना में है, राइट, ही सप्लायर ऑफ ABCD। अभी ये चाइना में ABCD को जानता नहीं है, इसलिए ABCD का जो बैंक है HDFC बैंक, उन्होंने सी को गारंटी दी है। गारंटी गिवन बाय HDFC बैंक दैट इफ ABCD फेल्स टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर एक्स, HDFC बैंक विल मेक द पेमेंट ऑन हिट्स डिफॉल्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, गारंटी। एक कंटिन्यूइंग गारंटी है कि तुम ट्रांजैक्शन करते रहो, अगर कभी ऐसा हुआ कि ABCD डिफॉल्ट करेगा तो उसके बिहाफ में हम तुमको पेमेंट करेंगे। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया ना, दिस गारंटी इज वैलिड फॉर ट्रांजैक्शन बिफोर 1/4/20। 1/4/20 के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए ये कंटिन्यूइंग गारंटी वॉइड हो जाएगी अनलेस अदरवाइज अग्रीड विद द बैंक। क्लियर है? सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एनी कंटिन्यूइंग गारंटी may become void or may be revoked for future transactions। पहले के transactions के लिए valid रहेगी। Come to unit 3। देखो यूनिट 3 डील्स विथ रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, राइट। यूनिट 3 डील्स विथ रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो इंडिया में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। एक पार्टनरशिप फर्म अपने टेन्योर के दौरान कभी भी चाहे वो अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकती है। रजिस्टर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 1, कुछ डिटेल्स के साथ उनके साथ जमा करना पड़ेगा। क्या डिटेल्स आपको देनी है, फर्म का नाम, प्लेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम्स ऑफ द पार्टनर, राइट, नेम्स ऑफ द पार्टनर आपको बताना है along with their full permanent address। you need to tell the duration of the firm। हर एक पार्टनर के ज्वाइनिंग डेट का भी वहां पे आपको डिटेल देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप ये सबमिट कर दो रजिस्ट्रार के साथ। जिस दिन आप ये रजिस्ट्रार के सबमिट करोगे, राइट, कैसे सबमिट कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या हैंड डिलीवर कर दो। जिस दिन ये डॉक्यूमेंट आपका डिलीवर हो गया उस दिन से ये मान लिया जाएगा कि आपकी फर्म रजिस्टर हो गई। आपका नाम रजिस्टर में जो रजिस्ट्रार लिखेगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इशू करेगा दैट इज अ प्रोसीड्यूरल ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का डेट या जिस दिन नाम आपका रजिस्टर में लिखा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट डिलीवर हुए दैट डेट विल बी डीम्ड एज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। फिर यहां पे कुछ तरह के नाम
अलाउड नहीं है। ये प्लीज याद रखना कि इन तरह के नाम आपके पार्टनरशिप फर्म के नाम में नहीं होने चाहिए। अगर आपके फर्म के नाम में, फर्म के प्लेस में, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टनर में किसी में भी सब्सिक्वेंट चेंज आता है, अगर आपने रजिस्टर कराया है तो इन चेंजेस को भी आपको सब्सिक्वेंटली रजिस्टर कराना होगा। तो सबसे पहला चीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल इन nature. It can be made at any time by delivering a form along with prescribed fee along with the specified detail. Once you submit the duly completed form, the date on which the form is submitted will be deemed as the date of registration. The act of writing the name in the registrar of firm and issue of certificate of registration is considered as procedural duty of the registrar. अभी देखो, सिंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया, अगर आप अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो वहां पे कोई पीनल प्रोविजन नहीं है। बट पार्टनरशिप एक्ट में कुछ डिसेबिलिटीज क्रिएट कर दी गई फॉर एन अनरजिस्टर्ड फर्म। कुछ डिसएडवांटेजेस उनके लिए क्रिएट कर दिए गए, जिन डिसएडवांटेज के चलते उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कितने रजिस्ट्रेशन है? कितनी डिसेबिलिटीज है? 3 डिसेबिलिटीज क्रिएट हुई यहाँ पे, 4 डिसेबिलिटीज क्रिएट हुई यहाँ पे। कौन कौन सी? कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म सिविल कोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस नहीं कर सकता है। मतलब अगर मैं अनरजिस्टर्ड फर्म हूं, मैंने इनसे गुड्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने मेरे को गुड्स डिलीवर नहीं किया, आई कैन नॉट फाइल अ केस ऑन दैट पर्टिकुलर person. तो no suit in a civil court by firm or other partners of the firm against the third party, right? फर्म या फर्म के पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक बार पढ़ते हैं। 2 केस लॉज मैंने इसके बेसिस पे कराए थे। The firm or any other person on its behalf cannot bring an action against the third party for breach of contract entered into by the firm unless the firm is registered. देखो, फर्म तो रजिस्टर होना चाहिए। More important, and the person suing have been shown in the registrar of firm as partners in the firm. तो पर्सन सुइंग मतलब जो केस कर रहा है। पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में कौन केस करेगा? पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स का नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में होना चाहिए एज पार्टनर्स इन दी फर्म। अगर किसी पार्टनर का नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में मेंशन नहीं है, इन दैट केस वो केस नहीं कर पाएगा। बट देखो, एक बात ऐसी है ना कि आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो, आपको किसी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस करना है, क्या कर पाओगे? क्या नहीं, बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड। बट ये टेम्पररी डिसेबिलिटी है। आप रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर हो जाओ, एक बार आप रजिस्टर हो गए उसके बाद केस कर दो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी देखो, इस चीज के रिलेशन में हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे, 2 केसेस किए थे। ध्यान से एक बार रिकैप कर लो। यहां पे 4 पार्टनर्स है, ए बी सी एंड डी। कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर्स है, ए बी सी एंड डी। दीज आर पार्टनर्स इन दी पार्टनरशिप फर्म जिसका नाम है जिग्मा एंड कंपनी। और ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये क्या है? रजिस्टर्ड फर्म है, मतलब इसकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ध्यान देना, ऑन 1 अप्रैल 19 डी फर्म से रिटायर हो जाता है। क्या रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना चाहिए? हाँ, बिकॉज बोला एनी सब्सिक्वेंट चेंज हैज टू बी रजिस्टर्ड। नो इंटीमेशन वॉज सेंड टू द रजिस्ट्रार। 1 अप्रैल को वो रिजाइन कर दिया, बट इसका जो इंटीमेशन है वो रजिस्ट्रार को नहीं दिया गया। ऑन 15/5/19 जिग्मा फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एक्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिटायर होने के बाद जिग्मा ने एक सूट फाइल किया अगेंस्ट एक्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस सूट मेंटेनेबल? क्या ये सूट अलाउड होगा? आंसर इज यस। 2 कंडीशन थी ना, द फर्म इज रजिस्टर्ड। इज द फर्म रजिस्टर्ड? यस। द पर्सन सुइंग हैव बीन शोन एज अ पार्टनर। तो इस केस में हुआ पर्सन सुइंग ए बी एंड सी। क्या ए बी सी का नाम रजिस्ट्रार के पास है?
यस, एक एक्स्ट्रा नाम है डी का जो कि पार्टनर नहीं है, बट जो पर्सन सुइंग है उसका नाम है क्या? यस, देन इन दैट केस द सूट इज मेंटेनेबल। क्लियर है? बट इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखो ए बी सी डी पार्टनर्स है, सिग्मा एंड कंपनी में फर्म रजिस्टर्ड है, मतलब कोई डिसेबिलिटी नहीं है। 1 अप्रैल को डी रिटायर करता है, आलसी लोग हैं, इन्होंने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया। 1 मई को ई का एडमिशन होता है एज अ पार्टनर, इसका भी इंटीमेशन इन्होंने रजिस्ट्रार को नहीं दिया, ना तो रिटायरमेंट ना तो एडमिशन हैज बीन नोटेड विद द रजिस्ट्रार। फिर 15 मई मतलब ई के एडमिशन के बाद सिग्मा फाइल्ड अ सूट ऑन एक्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज द सूट मेंटेनेबल? आंसर इज नो। व्हाई? फर्म इज रजिस्टर्ड, पर्सन सुइंग कौन कौन है? ए बी सी ई। ई का नाम क्या रजिस्ट्रार के पास है? नहीं, दैट इज वाई द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। सूट को विड्रॉ करना पड़ेगा, ई को इंटीमेट करना पड़ेगा, फिर वापस सूट फाइल करना पड़ेगा। सो यहां पे नो, ई इज नॉट रजिस्टर्ड, राइट? ऑल द पर्सन सुइंग दैट इज ए बी सी एंड ई are not registered with the registrar on 15/5/19. Absolutely clear about this scenario? ये scenario please याद रखना। सेकेंड डिसेबिलिटी किसी भी केस में राइट सेट ऑफ नहीं क्लेम कर सकते फॉर अमाउंट एक्सीडिंग ₹100, right? If an action is brought against the firm by a third party, neither the firm nor the partners can claim set off in a suit of a value more than ₹100 or pursue other proceedings to enforce their right. Then aggrieved partner cannot bring action against another partner or firm. तो ये इंटर फर्म डिसेबिलिटी हो गई कि एक पार्टनर ना तो फर्म के ऊपर केस कर सकता है ना तो दूसरे पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है, बट उसके पास अदर रेमेडीज अवेलेबल है। हमने देखा था 3, मे sue for dissolution of the firm, for accounts and for realization of his share, right? So but such person may sue for dissolution of the firm or for accounts and realization of his share. अच्छा ये ना disability नहीं है, you cannot, ये 4th हटा दो, we cannot call it as disability. Third party can sue the firm. Disability किसके प्रति है? फर्म के लिए डिसेबिलिटी है। क्या दूसरी पार्टी जो फर्म के साथ डील कर रही है उसके साथ डिसेबिलिटी है? नहीं। मतलब मैं ब्रीच, इफ आई एम एन अनरजिस्टर्ड फर्म आई कैन नॉट फाइल अ सिविल सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर ऐसा होता कि अनरजिस्टर्ड होने से दूसरे कोई मेरे पे केस नहीं कर सकते तो मैं तो अनरजिस्टर्ड ही रहता ना, कि काम करते रहो और मेरे पे केस होंगे नहीं। तो डिसेबिलिटी इज फॉर द फर्म, नॉट फॉर द थर्ड पार्टी हु इज डीलिंग विद द फर्म। तो एक्सेप्शंस में ये हम देख लेंगे। राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू sue the firm or the partner will still be there. There is no disability. Right of the partner to sue for dissolution, for settlement of account of the dissolved firm and for realization of property will not be there. फर्म इंसॉल्वेंट है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर या रिसीवर के राइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपए से कम का सेट ऑफ आप क्लेम कर सकते हो, 100 रुपए से ऊपर का सेट ऑफ कम क्लेम करने में डिसेबिलिटी है। देन वील टॉक अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, राइट? देन वील टॉक अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो 2 टर्म्स है, एक डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्लोजर ऑफ बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्लोजर ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बिजनेस चलेगा बट बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, चेंज इन प्रॉफिट शेयर, किस तरह से किसी भी तरह से वहां पे चेंज आएगा। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? वील टॉक अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो देखो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है ना, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा ना तो 5 पार्टनर है, एक चला गया तो एक का नाता टूट गया 4 के साथ।
बट जब डिसोल्यूशन होगा ना, पांचों का रिश्ता एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा. मतलब डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्यूरल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप का बिजनेस टर्मिनेट हो जाएगा. अभी ये डिसोल्यूशन कितने प्रकार से हो सकता है? पहला, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसको यूजुअली हम बोलेंगे वॉलेंटरी डिसोल्यूशन. देखो वॉलेंटरी डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है? बाय अग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स अग्री करें, राइट, कि हम फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे. कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसे होगा? ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, मे बी डेथ हो गया, मे बी इंसॉल्वेंट हो गया, मे बी व्हाट में हैपन इज कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमने फर्म बनाई थी, वो स्पेसिफिक पीरियड लैप्स हो गया, उस तरीके से देयर विल बी कंपल्सरी डिसोल्यूशन. अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन इन पार्टनरशिप, प्रोवाइडेड दैट. अभी देखो इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ध्यान देना, हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि 5 फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स ने मिलके एक हुक्का पार्लर रन किया, राइट, दे आर ऑपरेटिंग अ हुक्का पार्लर, राइट, 5 फ्रेंड्स मिलके इन पार्टनरशिप. गवर्नमेंट ने हुक्का पार्लर बैन कर दिया, राइट, बोला कि अभी हुक्का पार्लर ऑपरेट करना अलाउड नहीं है. उनका पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा. क्या होगा? उनका पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग अ हुक्का पार्लर बिकम्स अनलॉफुल. पर ये 5 फ्रेंड ने मिलके लेट्स से 4 बिजनेस करने चालू किए, हुक्का पार्लर, रेस्टोरेंट, गेमिंग पार्लर एंड मोबाइल फोन का बिजनेस. तो हुक्का पार्लर क्या मतलब? हुक्का बैंड होने से क्या उनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, एक बिजनेस उनका बंद होगा, बाकी 3 बिजनेस उनके पार्टनरशिप में ऑन रहेंगे. क्लियर है? सो कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा? व्हेन बिजनेस बिकम्स unlawful, right, when business becomes unlawful. But if there are more than one ventures, तब अगर एक या 2 वेंचर अनलॉफुल हो गए तो वो बंद हो जाएंगे, बट बाकी लॉफुल वेंचर्स के लिए द पार्टनरशिप विल कंटिन्यू. डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप का फिक्स पीरियड खत्म हो गया, या जो एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए किया था वो वेंचर खत्म हो गया. डेथ और इंसॉल्वेंसी पे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है. जनरल रूल बोलता है डेथ और इंसॉल्वेंसी पे पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा. डिसोल्यूशन बाय नोटिस, तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस मतलब पार्टनरशिप एट विल है. एक पार्टनर चाह रहा है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, ही विल सर्व अ रिटन नोटिस ऑन ऑल द अदर पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म एंड देयरबाय द फर्म विल बी डिसॉल्व. किस डेट से मानेंगे कि फर्म डिसॉल्व हुआ? अगर उस नोटिस में डेट लिखा हुआ है कि इस तारीख से मैं चाहता हूं कि फर्म डिसॉल्व हो, तो उस तारीख से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. अगर नोटिस पे डेट नहीं लिखा हुआ है तो नोटिस के कम्युनिकेट होने से होते ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये हमने देखा है कि अगर कोई पार्टनर इनसेन या अनसाउंड माइंड का हो गया, राइट, तो बाकी पार्टनर्स या उसका कोई रिलेटिव अगर कोर्ट को अप्लाई करेगा तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो. बट स्लीपिंग पार्टनर के इनसेन या अनसाउंड माइंड होने से डिसोल्यूशन बाय कोर्ट नहीं होगा, बिकॉज स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर कोई पार्टनर है जो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है ऑफ डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म. अगर किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया, राइट, अगर किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट किया, जो मिसकंडक्ट पार्टनरशिप के बिजनेस को प्रिजुडिशली इफेक्ट कर सकता है. अभी याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मिसकंडक्ट पार्टनरशिप बिजनेस रिलेटेड ही हो. अगर कोई भी और ऐसा मिसकंडक्ट है जो पार्टनरशिप के बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है, तो उस मिसकंडक्ट के बेसिस पे भी कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है.
persistent breach of contract, मतलब देखो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट जो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है. अगर कोई पार्टनर कंसिस्टेंटली उस अग्रीमेंट का ब्रीच करता है, कंसिस्टेंटली उस तरह से बिहेव करता है कि उनका म्यूचुअल ट्रस्ट बीच का हैम्पर हो जाए, देन इन दैट केस द कोर्ट में ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. इसमें क्या तरीके हो सकते हैं, एम्बेजलमेंट मतलब कैश की चोरी, गलत अकाउंट्स बनाना, जितना कैश होल्ड करना है उससे ज्यादा होल्ड करना, रिफ्यूजल टू शो मतलब कि जब उसको अपियर करना है, जब उसका कंसल्टेशन चाहिए तब वो अपियर नहीं करता है. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो हमें पता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो सकता है, राइट. बट अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है और बाकी पार्टनर्स को अगर अग्रीड नहीं है, दे मे एक्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. देन कंटिन्यूस लॉसेस अगर हो रहे हैं, मतलब द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंटिन्यूड बट इफ इट कंटिन्यूज इट विल बी इन अ लॉस, तब उस केस में डिसॉल्व हो सकता है. देन ऑन एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, मतलब कोर्ट को कोई भी दूसरा ग्राउंड जस्ट एंड इक्विटेबल लगे कि जिसके बेसिस पे डिसॉल्व होना चाहिए तो डिसॉल्व कर सकते हैं. इसके एग्जांपल्स हमें दे दिए जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड की. डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, मतलब कोई एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करता, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता. Loss of substratum, मतलब the basic objective for which the firm was formed has been lost, gambling by a partner in a stock exchange. इन कारणों से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. अभी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन ध्यान देना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन के फर्म को डिसॉल्व किया, राइट, फर्म को डिसॉल्व किया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर डिसोल्यूशन. तो देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल पहले देखते हैं फिर आएंगे इस पे. ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, फर्म डिसॉल्व हुई कब, 1/4/20. नो पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन हैज बीन गिवन. देखो डिसॉल्व होगा ना तो उसका पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज ऑल द पार्टनर्स विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म. नो पब्लिक नोटिस गिवन. 5/4/20 B buys goods worth ₹50 lakh in the firm name. Are the other partners liable? Yes. Reason, the public notice is not given. तो अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, राइट. अनलेस यू गिव पब्लिक नोटिस, राइट, ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म विल बी लायबल फॉर द फ्यूचर एक्ट्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन which would constitute an act of the firm had it been conducted before the dissolution of the firm. मतलब कोई भी ऐसा काम जो dissolution के बाद हो, which is in the normal conduct of the business of the firm, right, unless the public notice is given, all the other partners will continue to be liable. Rights of partners to have business wound up आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब सारे पार्टनर्स के पास ये राइट है कि एसेट्स को बेचा जाए और एसेट्स को बेच के जो पैसा आए उससे उनकी लायबिलिटीज का सेटलमेंट हो. कंटिन्यूइंग अथॉरिटी आफ्टर वाइंडिंग अप, मतलब वाइंडिंग अप होने के बाद पार्टनर्स के पास क्या कोई अथॉरिटी है, 2 अथॉरिटी. एक वाइंडिंग अप के काम को करने की, दूसरी अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा था जो शुरू हुआ था वाइंडिंग अप के पहले बट अभी भी वाइंडिंग अप के बाद लेट्स से वाइंडिंग अप होने पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट एनी अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस, राइट, एंड टू गिव इफेक्ट टू द वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म. सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट को किस तरह से सेटल करेंगे. जो लायबिलिटीज चुकानी है पहले फर्म के प्रॉफिट्स में से जाएगी, फिर कैपिटल में से जाएगी, और फिर भी अगर डेफिशिएंसी है तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल होंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट, इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा के कराया था. देखो ध्यान दो, फर्म के एसेट्स पहले यूज होंगे टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचा है तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल लायबिलिटी को सेटल करने में उसको यूज कर सकते हैं. फर्म के एसेट्स पहले किस में यूज होंगे, टू सेटल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. अगर उसके बाद कुछ एक्सेस बचा है तो पार्टनर अपनी लायबिलिटी को सेटल करने में यूज कर सकते हैं. दूसरा, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट, किसके,
पार्टनर्स के पर्सनल एसेट पहले यूज होंगे टू सेटल द लायबिलिटी ऑफ द पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। उनकी पर्सनल लायबिलिटी सेटल होने के बाद अगर पार्टनर के पास कुछ एसेट बचता है तो वो यूज हो सकता है टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। पहले अपने को हेल्प करो फिर दूसरे को हेल्प करो। पर्सनल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन अकाउंट फॉर एंड पेड टू द फर्म। अगर आफ्टर डिसोल्यूशन किसी भी तरह आप फर्म के रिसोर्सेज को यूज करके, राइट, अगर फर्म के डिसोल्यूशन के बाद अगर आप फर्म के रिसोर्सेज को यूज करके कोई पर्सनल लायबिलिटी इनकर पर्सनल प्रॉफिट अर्न करते हो, देन यू नीड टू अकाउंट फॉर एंड पे इट बैक टू द फर्म। क्लियर है? चलो डन। हमारा जो मटेरियल है नया इंस्टीट्यूट का उसमें यहीं तक है। दीज पॉइंट्स आर नॉट देयर। सो डन विथ पार्टनरशिप एक्ट एज वेल।